Very good evening, students. Students, am I audible to you all? मेरी आवाज आ रहा है बच्चों आप तक? Okay, thank you for confirmation. So, students, today we are going to start genetics and plant breeding, and the topic will be cell structure and function, and what are the component of cell हम लोग डिटेल में बात करेंगे. तो बच्चों जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में हम पूरा जीन, जीनोम, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए जहां डिटेल में बात करेंगे. उससे पहले हमें पढ़ना जरूरी है सेल क्या होती है, क्योंकि आपका जो भी क्रोमोसोम है, डीएनए है, आरएनए है, वो सब आपका सेल के अंदर में होता है. सेल के किस ऑर्गेनिल में आपका डीएनए होता है, ठीक है. हम लोग डिटेल में पहले सेल की स्ट्रक्चर की बात करेंगे. कितने टाइप्स ऑफ सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, हम लोग पहले डिटेल में सेल की बात करेंगे. उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, ठीक है. तो आज हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं. सेल की क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, और कितने टाइप की सेल्स होती हैं. तो अगर बच्चों हम सेल की बात करें, क्या डेफिनेशन होगा सेल का, मैं डिटेल में यहाँ पे बात कर लेता हूँ. सेल, तो किसने रिपोर्ट किया था सेल इनिशियली? हु हैज रिपोर्टेड सेल? सेल रिपोर्टेड, इनिशियली रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक इन 1965, sorry, in 1665. What is the definition of cell? Defined as, cell is defined as the structural, functional, and fundamental unit of body. Contains more than 70% water. Contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. गिवन सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं बच्चों. सेल थ्योरी बेसिकली गिवन बाय स्वान एंड स्लाइडेन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the living organisms are composed of cell and
each cell is derived from pre-existing cell. तो बच्चों यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूं सेल की, कि सेल आपका क्या डेफिनेशन है सेल की, किसने रिपोर्ट किया था, पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बच्चों। तो सेल बेसिकली रिपोर्टेड बाय द बाय रॉबर्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को रिपोर्ट किया था बच्चों। उसके बाद डेफिनेशन की बात करूं, बड़ी सिंपल और इजी डेफिनेशन, द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज द सेल। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन की मैंने यहाँ पे बात कर ली बच्चों। और सेल में आपका मोर देन 70% वाटर प्रेजेंट होता है। सेल मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनका बना होता है। सेल थ्योरी की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी बेसिकली गिवन बाय स्वान एंड स्लाइडेन। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर made up of या composed of cell and each cell is derived from the pre-existing cell. This is the cell theory. ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या हर एक प्लांट या एनिमल बॉडी आपका सेल का बना होता है, और हर एक सेल है ना प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेराइव्ड होता। दिस इज द सेल थ्योरी। और किसने दिया था ये? स्वान एंड स्लाइडेन ने सेल थ्योरी दिया था बच्चों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बात कर लिया बच्चों सेल की क्या डेफिनेशन है, किसने रिपोर्ट किया था, क्या सेल थ्योरी है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में बेसिक इंफॉर्मेशन का बात कर लिया। अब मैं बात कर लेता हूं बच्चों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, कितने टाइप्स की सेल होती है, या कौन कौन से नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बात कर लेता हूं। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, रॉबर्ट हुक ने बच्चों सेल का दिया था। इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चों को कोई डाउट हो। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से हमारे कितने टाइप की सेल होती हैं और कौन कौन से हमारे सेलुलर कंपोनेंट हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, सॉरी, मैं आप लोगों को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना भूल गया। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे भूल गया कि मुझे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना। माई सेल्फ डॉक्टर राजा, एंड आई बेसिकली presently working as a head of the department agriculture, Himalayan University, and also Dean Academics Affair, Himalayan University. And I am working here since last 6 years in the Department of Agriculture, and also simultaneously teaching to the ADO as well as SDO since last 4 to 5 years. And I guided many students ADO as well as SDO. हमारे बहुत सारे बच्चों प्रीवियस बैचेस में सेलेक्ट हुए हैं, जो जो लगभग अगर मैं मेरी ध्यान हो तो लगभग 15+ स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए हैं एडीओ में। ठीक है, और जो है अभी जो रिसेंट एडीओ एचडीओ का बैच था, उसमें भी हमारे आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स हम लोग हमारे 67 बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था एचडीओ का। तो बच्चों हमें दोनों ही जगह काफी सफलता मिली। जबकि ये जो बात है तो 2021 की एडीओ की बात है, उस टाइम पे हमने इनिशियली स्टार्ट किया था एडीओ का। और अभी उसके बाद जब एचडीओ का था, एचडीओ का हम लोगों ने वो भी पहली बार ही कंडक्ट कराया। ठीक है, उससे पहले मैंने कभी एचडीओ का नहीं कराया था, तो 2022 में। ठीक है, तो 22 में एचडीओ का मैंने पहली बार कराया, उसमें उसमें मेरे आउट ऑफ 80 67 बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ बच्चों। जैसे कि मैंने अभी एडीओ का बताया, एडीओ का 2021 में पहली बार मैंने पहला बैच कंडक्ट कराया, उसमें मेरे लगभग 15+ स्टूडेंट का क्वालिफाई हुआ और वो लोग जॉब भी पा गए। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पहले बैचेस से हमें काफी सफलता देखने को मिली। उसके बाद मैंने कई बैचेस एडीओ के और एसडीओ को पढ़ाए। मैं हूँ, मेरी साथ मेरी पूरी टीम है। हम लोग मिल करके बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं कि हर एक बैच में इंप्रूवमेंट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो हमारे जो भी नोट्स हैं बच्चों, हम जो है उन नोट्सों पे भी हमने काफी मेहनत किया है, और हम लोग अपने बच्चों के लिए यही कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को हम लेटेस्ट लेटेस्ट बिल्कुल इंफॉर्मेशन अपडेट दे सकें, और बेसिक कॉन्सेप्ट जितनी भी है वो क्लियर कर सकें। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से हर एक मोमेंट ये कोशिश करता हूँ कि उसी के साथ साथ मैं अपनी जितनी भी मेहनत मैं कर सकता हूँ बच्चों के लिए, उतनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, उनके डाउट क्लियर करूँ। और जैसे कि हम लोगों ने किया भी है पीछे पिछले बीते सालों में, और हमारे बच्चों को सफलता भी मिली है, तो इस बार तो हम लोग और भी अपडेटेड नोट्स के साथ आए हैं, अपडेटेड अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ में आए हैं। तो उम्मीद करता हूं पहले की कंपैरिजन में मेरे बच्चों को इस बार और ज्यादा सफलता मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि उनके लिए और बढ़ चढ़ करके मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं पहले की कंपैरिजन में। तो बच्चों, हम सिस्टमेटिक सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, एडीओ का भी और एसडीओ का भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिलेबस के बिहाफ पे, अगर सिलेबस के बिहाफ पे हम लोग बात करें तो बच्चों, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिलेबस, पहले मैं एडीओ की बात कर लेता हूं। एडीओ में पेपर 1 और पेपर 2 है। ठीक है, टेक्निकल पेपर मैं टीच करूंगा आप लोगों को, और टेक्निकल पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। कैसे क्या क्वेश्चन पैटर्न रहता है, मैं क्वेश्चन पैटर्न की यहाँ पे बात कर लेता हूँ डिटेल में। अगर क्वेश्चन पैटर्न की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन पैटर्न प्रीलिम्स प्रीलिम्स का कैसा होता है, मेंस का कैसा होता है, इंटरव्यू का कैसा होता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, हाँ बच्चों, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन पे बच्चों का देख पा रहा हूँ क्या क्या आप लोग ने क्वेश्चन पुटअप किया है। हाँ, तो बच्चों मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पहले बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट कर दिया हालांकि लेकिन कोई बात नहीं, पहले मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना भूल गया था, तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। देखो, कुछ बच्चों का कहना है कि सर डिटेल रिकॉर्डेड नोट्स मिले, वो डिटेल रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा क्या। हम सारी वीडियोस का रिकॉर्डेड वीडियोस का पहले हम लोग क्लास कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद उसका लिंक शेयर करते हैं आपसे। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के बाद में अपनी अपनी सारी सारी क्वेरीज वाया वीडियो को क्लियर कर सकते हो, क्लेरिफाई कर सकते हो, और वाया इसके बाद हम प्रॉपर नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो आप लोग उनको प्रिंट करके बच्चों अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट हैं, आप क्लियर कर सकते हो। इवन दो हम मैं हमेशा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हूँ, मेरे मेरी टीम हमेशा आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। जब भी आप लोगों को कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, हमें डायरेक्टली कॉल भी करके बात कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता हो, हम लोग वैसे आपकी आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने अब तक हम लोग कराते आए हैं, हम पहले लेक्चर ऑनलाइन कंडक्ट कराते हैं, और साथ के साथ में क्वेरीज भी हम क्लियर करते हुए चलते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बावजूद बावजूद आप लोगों को वीडियो लिंक दिया जाता है, आप बाद में वीडियो देख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा, है ना। और उसके साथ साथ आपकी जो भी क्वेरीज है, आप हमसे थ्रू द टेलीफोनिक कॉल भी बात कर सकते हो। ठीक है, और आप जो है वाया व्हाट्सएप भी हमसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज अपनी क्वेरीज भी ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था एक थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कैसे क्लास, हम जूम मीटिंग में हमेशा क्लास कराते हैं, और हमेशा आपको, है ना, उसका रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जहां तक बच्चों फैकल्टीज का सवाल है, फैकल्टीज हमारे और हमारी पूरी टीम है, हमने अभी जैसे कि पीछे भी लिंक शेयर किया था, पीछे भी जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था उसमें भी शेयर किया था, हमारी और भी टीम टीम मेंबर्स हैं, जैसे डॉक्टर नरेंद्र हैं, और डॉक्टर निगा राज है, डॉक्टर नितिन विक्रम है ना, और भी हमारे टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, आप लोग जो है इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हूँ। ठीक है, जब भी आप लोगों की कोई भी क्वेरीज है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। लेकिन बच्चों, मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, आप लोग तैयारी करने आए हो, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा सिलेबस हम लोगों का कैसा है, क्या पैटर्न है, जैसे जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग और हम लोग जब मिल करके मेहनत करेंगे बच्चों, तो डेफिनेटली अच्छा, कोई ना कोई अच्छा कंक्लूजन निकलेगा। और आप लोग एक बात समझ लीजिए,
कोचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रेगुलरिटी। आप लोग मेरी बात ध्यान से समझ लेना। नोट्स आपको बहुत सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आप बाहर से, दिल्ली से मंगा लो, कलकत्ता से मंगा लो, गुवाहाटी से मंगा लो, बहुत सारे नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, बुक्स आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन क्यों आप लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं? क्यों बच्चा कोई कोचिंग ज्वाइन करता है? बच्चों कोचिंग इसलिए ज्वाइन करता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो आपका बेसिक क्लियर हो सके, आप अपने डाउट हाथ के हाथ क्लियर करके चल सको। उसके साथ साथ आप अगर रेगुलर हो तो आपका स्टेप बाय स्टेप सिलेबस कवर होता चला जाता है, जो कि आप घर बैठ के नहीं कर सकते। हमारे अब तक हमने कई बैच बच्चों कराए, और मेरा हर एक बैच में 50-60 स्टूडेंट से कम नहीं होता है। तो हर एक बैच में हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिया कि बच्चा यहाँ पे आता है या ऑनलाइन जुड़ता है, वो स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ साथ हर एक चीज क्लियर करता हुआ चलता है। हम जो भी कराते हैं बच्चों, हमने एक सब्जेक्ट अगर पुटअप किया, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग मैंने पुटअप किया, तो जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग का अगर 10 टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा पूरा फिनिश किया, एक तरफ उसको हटा दिया। साथ साथ हम लोग उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बीते सालों में आए हुए होते हैं, हम बच्चों से डिस्कस करते हुए चलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पुटअप करते हैं, उसी का भी इस तरह से फिनिश करते हैं। अल्टीमेटली बच्चों हम सब्जेक्ट 1 से लेकर के सब्जेक्ट लास्ट तक पहुंच जाते हैं। हर एक टॉपिक का हम प्रॉपर सिलेबस कवर कराते हैं, हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर सिलेबस कवर कराते हैं। उसका आपको प्रॉपर नोट्स भी दिया जाता है, आपको वीडियो लिंक भी दिया जाता है। ठीक है, और जो भी क्वेरीज है हम उसको भी सॉर्ट आउट करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कैसे अपना रन कराते हैं। दूसरी चीज ये है बच्चों, जिस तरह से एक टीचर आपके लिए मेहनत करता है, आपकी भी लायबिलिटीज हैं कि आप डेली जो मैं आज पढ़ा रहा हूं आप जाकर के उन्हें उसे अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ के अपना आज का पढ़ाया हुआ आज ही उसको फिनिश करके रखिए। आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि कभी भी एक हाथ से क्लैपिंग नहीं होता, दोनों हाथ से ताली बजता है। तो आप जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, डेली का डेली आप उसको फिनिश करिए। इससे क्या होगा, आपकी रेगुलरिटी बनेगी, और जब फाइनल एग्जाम का टाइम आएगा तब तक आपका पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप फिनिश हो चुका होगा। जैसे कि आप लोग भी जानते हो, एग्जाम सितंबर में होने वाला है, तो 6 मंथ हम लोगों के पास है, जिसमें आपका 3 से 4 महीने सिलेबस कंप्लीट होने में लग जाता है। 1 से 2 महीने आप लोग को सेल्फ स्टडी के लिए भी चाहिए बच्चों। फिर 1 महीना बाद में हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, आप लोग उसे भी ज्वाइन करिए। हालांकि हम उसका अलग से चार्ज करते हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए हम काफी हद तक डिस्काउंट देते हैं बच्चों। तो जो भी वो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, प्रीलिम्स का हम इस तरह से कराते हैं। अगर आपके पूरे सिलेबस में 10, 12 या 15 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट का, सॉइल साइंस का, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग का, हॉर्टिकल्चर, है ना, और उसके साथ एग्रो फॉरेस्ट्री या एग्रोनॉमी या प्लांट पैथोलॉजी या आपका एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक्सटेंशन, सबका स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक पेपर का, है ना, 150 to 200 क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, और उसके बाद मॉक टेस्ट भी कराते हैं। इस दौरान में लगभग हम बच्चों के पूरे सिलेबस में से 2-2.5 हजार क्वेश्चन जो बीते सालों में आ चुके होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं, जिससे हमें पिछले बीते सालों में भी सफलता देखने को मिली। तो बच्चों, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आपका थ्योरी क्लियर होगा तभी आप उसे उसे सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका थ्योरी बच्चों थ्योरी आपका पूरा कवर नहीं होगा, थ्योरी पोर्शन कवर नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो पहले हम लोग जो है पूरा थ्योरी पोर्शन कवर कराते हैं, उसके बाद फाइनल में जाकर के हम लोग जो है टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। उसका आपको अलग से थोड़ा सा मिनिमम पे करना होता है, ठीक है। और उसके बाद, लेकिन इसके साथ भी हम टेस्ट जो कंडक्ट कराते हैं वो मंथली टेस्ट कराते हैं, उसमें भी आपको हेल्प रहेगा। फाइनली उसके बाद जब मेंस आता है, मेंस से पहले भी हम टेस्ट सीरीज कराते हैं, उसका भी स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराते हैं, जो पिछले बीते सालों के क्वेश्चन होते हैं हर एक सब्जेक्ट का, सॉइल साइंस का, प्लांट फिजियोलॉजी का। ठीक है, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग हर एक सब्जेक्ट का, उसका भी हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। और जैसे कि हमें बीते सालों में भी सफलता मिली है बच्चों, इस बार भी उम्मीद करते हैं बढ़ चल करके सफलता मिलेगी। तो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया,
हम सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं और मैक्सिमम इंफोर्ट डालने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करे, है ना, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो बच्चों, अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चे जरूर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। जितने बच्चों को मेरे पहले सफलता मिली है, उससे ज्यादा बच्चों को मेरे अब सफलता मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरा उतना एक्सपोजर भी नहीं था। हालांकि मैं तो बच्चों टीचिंग में पिछले लास्ट 10-12 ईयर से हूँ, लेकिन जो है अ, अभी अगर मैं बात करूं जो है कोचिंग की, तो कोचिंग में मैं 21 से हूँ, ठीक है। और 21 से लेकर के अब तक लगभग 5वां साल मुझे चल रहा है, ठीक है। और इन 5 सालों में मैंने बहुत सारे एडीओ के और बहुत सारे एसटीओ के बैचेस पढ़ाए हैं। तो हर एक बैच में हम लोगों ने इंप्रूव करने की कोशिश किया, इस वाले में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग बच्चों अगर थोड़ा सा मिल के चलोगे, है ना, अपने टीचर का साथ दे के चलोगे, साथ देना इन द सेंस बच्चों ये होता है कि आप डेली का डेली आपको पढ़ना है, आपको रेगुलरिटी रखना है, डेली क्लास अटेंड आपको करना है, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं टीचर का भी मोरल सपोर्ट बढ़ता है ना, मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहा हूँ बच्चों। देखो बच्चों, आपके जैसे मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूं, मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या वो प्रीलिम्स के लिए होगा या मेंस के लिए होगा। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल फोकस पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस का पेपर 1 का भी पढ़ाऊंगा, पेपर 2 का भी पढ़ाऊंगा। और बच्चों उसमें हम हाईलाइट करते हुए चलते हैं जो भी आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपके मेंस में क्वेश्चन आए हुए होते हैं बीते सालों के। तो ये आपका दोनों में हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करा रहे हैं, आपका प्रीलिम्स भी और मेंस भी हम लोग साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं। दूसरी चीज, दूसरे एक बच्चे का क्वेश्चन है कि क्या इसमें टेस्ट इंक्लूडेड है। बच्चों टेस्ट हम लोग इसमें कंडक्ट कराते हैं, लेकिन मंथली एक टेस्ट कराते हैं हम, ये क्या नाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी जो है इसमें जो बाद में हम लोग अलग से टेस्ट कराते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, वो अलग से टेस्ट होता है, उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा, उसका इसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है। क्योंकि बच्चों वो हम लोग जो भी टेस्ट कराते हैं उसके लिए हमें अलग से एफोर्ट डालना होता है। पिछले बीते, है ना, बीते 8-10 सालों के क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, है ना, पूरा उसको टाइपिंग कराते हैं, और उसके बाद हम उसमें बहुत मिनिमम चार्जेस पे कराते हैं, जिसमें अपने बच्चों के लिए उसमें 30-40% का डिस्काउंट देता है। मैक्सिमम 50% पे हम डिस्काउंट देते हैं अपने बच्चों को। तो उसमें आपसे बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लिया जाता, जो हम बाद में टेस्ट कराएंगे। लेकिन इनके साथ में हम आपका मंथली टेस्ट जरूर कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। एक बात, दूसरी चीज ये कुछ, एक बच्चे का क्वेश्चन ये है कि मैं अभी आपका जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग टीच करने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। और मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, सॉइल साइंस पढ़ाऊंगा, और भी जो है बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका प्लांट पैथोलॉजी हुआ, एंटोमोलॉजी हुआ, ठीक है। ये सारे मैं टीच करूंगा, और जो मेरी टीम मेट्स हैं हॉर्टिकल्चर वाले, वो उसका टीच करेंगे आपका पोमोलॉजी, है ना। अगर मैं एसडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो ये हमारा हमारे टीममेट आपको दूसरे टीच करेंगे। दूसरा जो है हमारा फाइनली क्या पैटर्न होना चाहिए इसका, मतलब क्या पैटर्न होता है, मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल डिस्कस करके बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो बच्चों सिलेबस आपका जो कंप्लीट होगा, बच्चों बाद में मेंस आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होगा। देखो आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि आप जो भी हम लोग सिलेबस करा रहे हैं, है ना, एचडीओ का है या एडीओ का है, वो हम शुरू से आखिर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों ही पेपर में से आपका प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। लेकिन मेंस में आपका टेक्निकल पेपर के साथ में इंग्लिश और जीएस भी रहता है, उसका आपको अलग से क्लासेस देना पड़ता है बच्चों, ठीक है। मैं भी पैटर्न बता देता हूँ आपको किस तरह का पैटर्न होता है, ठीक है। तो आपको जो है ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्री और मेंस दोनों काम करा रहे हैं, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टेक्निकल कवर हो रहा है, इंग्लिश का और जीएस का आपको अलग से लेना पड़ेगा। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, देखो सिलेबस की अगर मैं बात करूं, आपका सिलेबस लगभग 3 मंथ, 3 मंथ मिनिमम आप लोग मान के चलिए, 3 मंथ से आपका ऊपर लग जाए, 3 से 3 मंथ, या 3 से 4 महीने के बीच में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
देखो, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हम साथ के साथ बताते हुए चलते हैं क्या क्या करंट अफेयर चल रहा है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी वैरायटीज रिलीज होती हैं। जैसे कि मैं अब जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग की बात करूंगा, इसमें आपको बताऊंगा पूरा कौन कौन सी वैरायटीज अभी रिसेंटली IARI ने रिलीज की हैं, या है ना, कोई अरुणाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिसेंट जो कोई भी एग्रीकल्चरल क्रॉप वैरायटी या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप वैरायटी को डेवलप हुआ है, तो मैं डिटेल में आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर भी हम लोग साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं, उसका कोई अलग से सेशन हम लोग नहीं लेते, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों मेरी बहुत सारी बातें जो मैंने बताई आप लोगों की क्लियर हो गई हैं। थोड़ा सा मैं पैटर्न की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। देखो पैटर्न, पहले मैं एडीयू की बात कर लेता हूँ। एडीयू के पैटर्न की अगर मैं बात करूं, पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर आपके टेक्निकल पेपर है एग्रीकल्चर के। पेपर 1 में क्या क्या चीजें हैं, पेपर 2 में क्या क्या चीजें हैं, प्रीलिम्स में क्या आना होता है, मेंस में क्या आना होता है, मैं आपको डिटेल में बात कर देता हूँ। तो ये सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा सा पैटर्न आपसे डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों। देखो, पहले मैं पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूँ बच्चों। पेपर पैटर्न पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, एडीयू का बात कर लेता हूँ। एडीयू की मैं अगर पेपर पैटर्न की बात करूं, एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है बच्चों पेपर 2। तो बच्चों पेपर 1 जो होता है उसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ बच्चों,
तो बच्चों ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 का आपका एडीयू के लिए है। और पेपर 1 और पेपर 2 कैसे आता है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। टोटल 400 मार्क्स का होता है। टोटल 400 मार्क्स का होता है बच्चों, तो टोटल होता है। और 400 मार्क्स में आपका कैसे कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। पहले होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स आपका सिर्फ आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और 100 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। और पेपर 1 से भी आते हैं, पेपर 2 से भी आते हैं। सिर्फ टेक्निकल में से आपका पेपर 1 और पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आते हैं, जो आपका 100 मार्क्स के होते हैं। दूसरा, मेंस पे आ जाओ। मेंस आपका बच्चों, मेंस में क्या होता है, दोनों टेक्निकल पेपर होते हैं। दोनों टेक्निकल पेपर 1 एंड 2 दोनों होते हैं। उसके बाद आपका इंग्लिश होता है, और बच्चों जीएस होता है। ये आपका 100 मार्क्स का होता है। ये आपका 100 मार्क्स का होता है। ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। और ये सारा आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है। उसके बाद आता है बच्चों, यानी कि मेंस आपका लगभग 300 मार्क्स का होता है। उसके बाद बच्चों आपका जो है इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। तो बच्चों ये आपका जो 400 मार्क्स का पैटर्न है, एडीओ के भी, एडीओ का भी है ये, एचडीओ का भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फेरबदल है एचडीओ के लिए, मैं अभी बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पेपर 1 में एडीओ की यहाँ पे पहले बात कर ले रहा हूँ। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग और सोइल साइंस, ये सब्जेक्ट होते हैं आपका पेपर 1 में। पेपर 2 में आपका प्लांट पैथोलॉजी, उसके साथ कुछ माइक्रोबायोलॉजी, कुछ थोड़ा सा नेमेटोलॉजी का पोर्शन होता है। एंटोमोलॉजी होता है दूसरा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन होता है। इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट होता है। और फाइनली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है। टोटल 400 मार्क्स का आपका होता है बच्चों पैटर्न। और उस 400 मार्क्स में यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से आपका 100 मार्क्स का कवर होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके क्वालिफाई होने के बाद मेंस होता है। मेंस आपका 300 मार्क्स का होता है, और डेस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपका टेक्निकल पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 से आपका 100 मार्क्स कवर होते हैं। इंग्लिश 100 मार्क्स, जीएस 100 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का होता है। इसी तरह के उसके बाद क्वालिफाई होने के फिर 50 मार्क्स का इंटरव्यू आपका रह जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कुछ जनरल इंफॉर्मेशन की मैंने यहाँ पे बात कर लिया। हाँ बच्चों, ये जो डेमो क्लास है, मैं आप लोगों को ये भी क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। ये जो हमारी क्लास है, इसमें एडीओ और एसडीओ दोनों के लोग हैं, है ना, दोनों स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडीओ और एसडीओ में मैक्सिमम सिलेबस आपका सेम है। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% सिलेबस आपका सेम होता है। तो जो आपका 30 to 40% सिलेबस अलग होता है, उसकी दोनों की क्लासेस अलग 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 होगा। एचडीओ का अलग होगा बच्चों, एडीओ का अलग होगा। ठीक है, तो आपके लिए, आप उसके लिए बिल्कुल भी वरी ना हो, बिल्कुल भी चिंतित ना हो बच्चों। हम डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आपका सारा सिलेबस कवर कराएंगे। जो सिलेबस आपका कॉमन है वो आपका कॉमनली क्लासेस होंगी, और जो सिलेबस आपका डिफरेंट है उसकी क्लासेस दोनों की अलग अलग होगा, है ना, एडीओ का अलग होगा, एसडीओ का अलग होगा। ठीक है। और दूसरा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि मैं हमारे नोट्स, देखो बच्चों, नोट्स के साथ हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है। ठीक है, और नोट्स हमने उसमें अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालने की कोशिश किया है। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे कि मेरे पुराने बच्चों को सक्सेस मिला है, आप अल्टीमेटली, है ना, मुझे आप फॉलो अप करते जाइए, नोट्स पढ़ते जाइए। बाकी अगर बुक का जरूरत बाद में होगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा जब आप लोग क्लासेस अटेंड करोगे। आपकी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपकी क्लास अटेंड करने से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप पूरा सिलेबस कवर करने के बाद जब फाइनली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुक उठाने की जरूरत पड़ना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई बुक उठाना है तो आप, है ना, बिल्कुल बिंदास होकर के कोई भी बुक उठा सकते हो।
है ना। आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं। क्योंकि मैं एक चीज और बच्चों देखता हूँ, शुरू में तो हम लोग सोचते हैं ये वाली बुक खरीद लें वाली, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आप पहले मेरी क्लासेस तो अटेंड कीजिए ना। आप सबसे पहले मेरी क्लास अटेंड कीजिए। आपको खुद में ही इतना अच्छा लगने लगेगा कि आपको नोट्स पढ़ के ही बहुत सारी चीजें, क्लास अटेंड करके ही बहुत सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी। क्योंकि हमने जो नोट्स बनाए हैं अपने, बहुत सारी बुक से मैटर कलेक्ट किया है ना। ऐसा नहीं है कि हमने जो नोट्स बनाए हैं उनके लिए बच्चों हमने बहुत मेहनत किया है। और उम्मीद करता हूं कि वो नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। काफी हद तक चीजें आपकी उसमें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। तो बच्चों ये इस तरह का पैटर्न आपका होता है। पेपर 1 और पेपर 2 एडीओ का इस तरह का होता है, लेकिन पैटर्न दोनों का इस तरह का ही होगा, एडीओ और एसडीओ का, है ना। 400 मार्क्स में आपका प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू कैसे कैसे कवर होगा वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैं एचडीओ का पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो बच्चों कुछ, अगर मैं बात करूं एचडीओ की, तो एचडीओ में आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। हॉर्टिकल्चर का आपका पूरा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स और बेसिक हॉर्टिकल्चर। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग, सोइल साइंस। ठीक है। और इसी प्लांट फिजियोलॉजी के साथ एक और है प्लांट ग्रोथ हार्मोन वाली यूनिट। ठीक है। और उसके बाद पेपर 2 में आपका प्लांट पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, इकोनॉमिक फार्म मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांट न्यूट्रिशन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इतना सिलेबस आपका देखने को मिल जाता है एचडीयू के केस में। पेपर पैटर्न आपका इस तरह का सेम ही होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा बच्चों। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों टोटल 400 मार्क्स का ही होगा, जैसे मैंने बताया आपको, है ना। 400 नहीं, 450 मार्क्स का होता है। 400 नहीं, 450 मार्क्स, सॉरी। ये 50 मार्क्स आपका इंटरव्यू इंटरव्यू का भी रहता है ना। तो इस तरह से 450 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो बच्चों ये आपका इस तरह से जो है पूरा पैटर्न होता है, जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है।
दूसरा, मैं आप लोगों से एक और चीज बता देना चाहता हूँ। अभी जैसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर ये जो है इसमें क्या क्या आएगा है, और इसमें जो है मतलब ये कौन कौन सा बुक होना चाहिए, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ है ना, क्या क्या बुक्स होना चाहिए। तो बच्चों, मैं अगर बुक्स की बात करूँ आप लोगों से, तो आप लोग से मैं छोटी सी लैंग्वेज में एक बात कहना चाहता हूँ। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, पहले आप लोग जो है ना, मुझे फॉलो अप करिए, नोट्स पढ़िए, ठीक है। बाकी बुक्स बहुत सारी हैं, हर एक है ना, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक है। आप लोग अभी बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि अगर मैं बुक्स की बात करूं है ना, बहुत सारी बुक है। एग्रोनॉमी की रेड्डी एंड रेड्डी, है ना, सोइल साइंस की डीके दास, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आप टेक्स्ट बुक खरीद खरीद लिए, रंधावा, रंधावा में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाता है ना। और उसके बाद जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग की फुंदन सिंह, बीडी सिंह, है ना। और प्लांट फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जैन की बहुत अच्छी बुक मानी जाती है कि जैन, ठीक है। तो बुक्स तो बच्चों बहुत सारी है, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अभी आप लोग क्लास अटेंड करिए। पहले कुछ दिन राजा सर को देखिए कि हाँ, राजा सर ने क्या चीज आपको पढ़ाई है, क्या नोट्स दिए हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों, अगर आप लोग रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। मैं नहीं समझता कि जो मैं नोट्स आपको दूंगा वो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, ठीक है। तो आप लोग अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको जो भी बुक्स लेना है, मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, आप उसकी परेशान मत होइए। लेकिन पहले आप क्लासेस अटेंड कीजिए, और जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ उन्हें पढ़िए। उसके साथ जब आपका वो कवर अप हो जाता है, चाहे बाद में आप बुक्स भी ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। आप लोगों का अगर टाइम बच रहा है, लेकिन अभी आप बुक लेकर के कंफ्यूज हो जाओगे, अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए और अपना स्टेप बाय स्टेप सिलेबस कवर कीजिए। हाँ, टेक्निकल पेपर बच्चों 200 मार्क्स का होता है, और ये एडीए एसडीए दोनों की डेमो क्लास है बच्चों, है ना। आप लोग कंफ्यूज ना हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो बच्चों, ये जितना मैंने बताया है पैटर्न, उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को डिस्कस करते रहेंगे, है ना, और आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना, बैक बैक ऑन टू द टॉपिक। सेल के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी टाइप की सेल होती है, मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसी के साथ में आप लोगों का और भी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ।
बच्चों ये जीएस और जीके के क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में नहीं आता है, मेंस में आता है। लेकिन मेंस में जीएस का क्वेश्चन मेरे ख्याल से टेक्निकल पेपर का तो आपका डिस्क्रिप्ट होता है, और जीएस का एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जीएस का। ठीक है। लेकिन आपका बाकी टेक्निकल पेपर का और इंग्लिश दोनों का डिस्क्रिप्टिव होता मेंस में, और वहीं पे आपका जीएस का एमसीक्यू देखने को मिल जाता है आपको 100 मार्क्स। ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन पैटर्न होता है बच्चों। ठीक है। नहीं नहीं, प्रीलिम्स में जीएस नहीं आता है। प्रीलिम्स में जीएस आपका नहीं आता, मेंस में जीएस आता है आपका। इंग्लिश और जीएस दोनों मेंस में आता है आपका, प्रीलिम्स में नहीं आता। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बैक ऑन टू द टॉपिक। टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बात करते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूं बच्चों, थोड़ी सी एक नजर हम लोग डाल देते हैं कि सेल किस किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। सेल कौन सा सेलुलर होते हैं, कौन से नॉन सेलुलर होते हैं, थोड़ी सी एक नजर डाल के हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम फिर पूरा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे मैं आ जाता हूं पहले।
तो बच्चों मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, डिटेल में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। बच्चों मैं राइटिंग भी बड़ी करने की कोशिश करूंगा, है ना, आप लोगों को परेशानी ना हो। तो मैं यहाँ पे डिटेल में बात कर लेता हूँ बच्चों। पहले मैं बात कर लेता हूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, जिसमें मैं सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेता हूँ। नॉन सेलुलर में आपके कौन कौन से हैं? वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायोन्स। ये आपके नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। आपका सेलुलर में कौन कौन से? प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं, जो आपका सेल्स के बने होते हैं। तो बच्चों सेलुलर में आपका प्रोकैरियोट्स अगर है, तो पहले मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर लेता हूँ। प्रोकैरियोट मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल का बना होता है, जिसे आप बैक्टीरिया के नाम से जानते हो। यानी कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और यूबिक्यूटस इन नेचर, लैकिंग न्यूक्लियस। मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। यूबिक्यूटस मतलब कहीं भी ग्रो कर जाते हैं, और न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैं स्ट्रक्चर जब बना के दिखाऊंगा आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यूनिसेलुलर होते हैं, यूबिक्यूटस इन नेचर होते हैं, और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। एक बात। दूसरा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज द यू बैक्टीरिया, सेकंड वन इज द आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, व्हाट आर यू बैक्टीरिया? क्या होते हैं? नॉर्मल टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रोस एट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, है ना, 37 टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, है ना, नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करते हैं, वो आपके यू बैक्टीरिया कहलाते हैं। जबकि आर्की बैक्टीरिया बच्चों वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपका, है ना, एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो होते हैं करते हैं। जैसे हेलोफाइल, जो हाईली सलाइन कंडीशन में ग्रो करते हैं। थर्मोफाइल, थर्मोफाइल क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो आपके मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इनकी बात कर ली। आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो करते हैं, है ना, और जो आपका नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करते हैं वो यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का बच्चों कई टाइप्स के होते हैं, हम डिटेल में प्लांट पैथोलॉजी के टाइम पे बात करेंगे। अभी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बेस्ड ऑन द सेल वॉल, कितने टाइप के होते हैं यू बैक्टीरिया? दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बच्चों, वो आपका पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस टिकोइक एसिड की बनी होती है। वहीं पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस आउटर मेम्ब्रेन की बनी होती है। और उस आउटर मेम्ब्रेन में आपका तीन कंपोनेंट होते हैं, लिपिड, प्रोटीन और लिपोपोलीसेकेराइड। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, पेप्टाइडोग्लाइकॉन दोनों में है। यहां भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन है बच्चों, यहां भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन है, ये ऑप्शन। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकॉन के साथ बच्चों टिकोइक टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। वहीं पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकॉन के साथ में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और वो आउटर मेम्ब्रेन आपका तीन कंपोनेंट कंटेनिंग होता है बच्चों, लिपिड, प्रोटीन और एलपीएस, बोले तो लिपोपोलीसेकेराइड। बात समझ में आया? तो आपसे वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, टिकोइक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव में? ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। आपसे वो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आउटर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बच्चों ये कुछ सेल वॉल बिहाफ पे मैंने डिफरेंशिएट करके बता दिया आपको। उसके बाद शेप भी कई तरह की होती है इनकी। बैसिलस शेप बैक्टीरिया आपका रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी इस तरह रोड से शेप होती है। कोकाई बैक्टीरिया राउंड शेप बैक्टीरिया होता है, जिनकी राउंड शेप होती है। स्पाइरुला मतलब जो स्पाइरल स्पाइरल फॉर्म में बैक्टीरिया होते हैं। विब्रोइड शेप बैक्टीरिया वो होते हैं जो कर्व शेप बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, है ना, इस तरह का, है ना, इस तरह का कर्व बना होता है। तो शेप और सेल वॉल यहाँ पे मैंने बात कर लिया बच्चों। ऑक्सीजन की डिमांड के बिहाफ पे भी दो तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। तो ऑक्सीजन, जिन्हें सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एरोबिक कहलाते हैं। जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, उसे एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो वो डिटेल में हम प्लांट पैथोलॉजी में बात करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मैं स्ट्रक्चर के बिहाफ पे यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ बच्चों। बाकी मैं आगे प्लांट पैथोलॉजी में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल बिहाफ पे मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया, शेप बिहाफ पे कर लिया बच्चों। आर्की बैक्टीरिया का डिफरेंशिएशन, आर्की और यू बैक्टीरिया में डिफरेंशिएशन यहाँ पे बात कर लिया। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल पे आ जाते हैं। कौन कौन यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग, जैसे आपका प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाई है और प्रोटिस्ट, ये आपका सब यूकैरियोटिक्स में आते हैं बच्चों।
प्लांट आपका है ना, पूरी स्ट्रक्चर की हम इनकी पूरी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की डिटेल में बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ बच्चों, प्लांट की सेलवा प्लांट में सेलवाल प्लांट सेल में सेलवाल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फंजाई में आपका सेलवाल प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्ट में भी आपका प्रोटिस्ट का बड़ा बेहतरीन एग्जांपल पैरामीशियम है, जो इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, पीएम बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरह से फंजाई के बहुत सारे एग्जांपल, ईस्ट है, मशरूम है, मोल्ड है, ये आपका फंजाई का एग्जांपल है। इन सब की सेल वॉल आपकी काइटिन की बनी होती है, और प्लांट की सेल वॉल आपकी सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज की बनी होती है बच्चों। तो बच्चों ये जो है, मैंने कुछ यहाँ पे सेल वॉल की बात कर ली। बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकोन प्लस टिकोइक एसिड की ग्राम पॉजिटिव की होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव की पेप्टाइडोग्लाइकोन प्लस आउटर मेम्ब्रेन की होती है। तो कुछ आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, बीते सालों में भी क्वेश्चन पूछा है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकोन। स्पेसिफिकली अगर पूछता है ग्राम पॉजिटिव की किसकी बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकोन के साथ टिकोइक एसिड की बनी होती है बच्चों, जबकि ग्राम नेगेटिव की पेप्टाइडोग्लाइकोन के साथ आउटर मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो बच्चों ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताया बैक्टीरियल बिहाफ पे। और प्लांट की सेल वॉल आपकी सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई की सेल वॉल आपकी काइटिन की बनी होती है। एनिमल्स में आपका सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और प्रोटिस्ट में भी पैरामीशियम इसका एग्जांपल है, उसमें भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर की हम डिटेल में बात कर लेते हैं। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, जैसा आपका वायरसेस है, वायरोइड्स है और प्रायन से, ये आपका नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। वायरसेस क्या है बच्चों, वायरसेस आपका नॉन सेलुलर पार्टिकल्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों में इंफेक्शन कॉज करते हैं। नॉन सेलुलर का मैं अच्छे से लिख देता हूं बच्चों। बच्चों डेली क्लास टाइम आप लोगों का रहेगा 6:15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 6:15 या 6:30 से टाइम रहेगा, और 8 बजे तक का आपका टाइम रहेगा। थोड़ा 8 से ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा कम भी होता है ना। तो हम लोग इस तरह से लगभग 1.5 या 2 घंटे के अराउंड में इस तरह की क्लास लेते हैं डेली, है ना। तो नॉन सेलुलर की अगर मैं बात करूं, तो नॉन सेलुलर आपका वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायन, ये आपका नॉन सेलुलर पार्टिकल्स है। वायरसेस क्या है बच्चों, नॉन सेलुलर इंफेक्शियस पार्टिकल्स। तो बच्चों मैं थोड़ा सा नॉन सेलुलर पार्टिकल का भी यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ, आप लोग एक बार फोकस होकर के आप लोग देख लीजिए। नॉन सेलुलर की अगर मैं बात करूं, वायरसेस, वायरोइड्स और प्रायंस आपका नॉन सेलुलर, उनमें सेल प्रेजेंट नहीं होता है ना, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। वायरसेस नॉन सेलुलर इंफेक्शियस पार्टिकल हैं, जो आपका डिजीज कॉज करता है। प्लांट में बहुत सारे डिजीज, जैसे सीएमबी कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, टीएमबी टोबैको मोजेक वायरस। बात समझ में आया। उसके बाद वायरोइड्स आरएनए पार्टिकल होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं बच्चों।
जैसे आपका पीएसटीवी, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड, ये आपका वायरॉइड का डिजीज की मैंने यहाँ पे बात कर ली। प्रायोन्स, ये प्रोटीन पार्टिकल होते हैं जो आपका एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे आपका एग्जांपल स्कार्प डिजीज इन शीप। तो तीनों का बच्चों मैंने थोड़ा सा ये भी बात कर लिया कि नॉन सेलुलर पार्टिकल क्या होते हैं और किसमें डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन सेलुलर और सेलुलर पार्टिकल्स की यहाँ पे बात हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है बच्चों, पूरी स्ट्रक्चर भी हाथ पे, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल उसमें प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, डिटेल में बात कर लेता हूँ। बच्चों इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों पैरामीशियम आपका, पैरामीडियम नहीं है, पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम एक तरह का एनिमल होता है आपका, जो प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्ट में आता है, ठीक है। तो ये एक तरह का एनिमल होता है आपका, ठीक है, जिसकी सेल की अगर हम बात करें, उस सेल में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फंजाई की में आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट में आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये आपको बता दिया कि कौन कौन सी आपके यूकैरियोटिक सेल हैं, है ना। यूकैरियोटिक सेल के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं और प्रोकैरियोटिक के कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ पर डिटेल में बात की। प्रोकैरियोटिक में आपका बैक्टीरिया होता है जो दो टाइप का होता है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन यहाँ पे बात कर लिया सेलुलर और नॉन सेलुलर का। अब मैं आ जाता हूँ बच्चों, क्या स्ट्रक्चर होगा यूकैरियोटिक सेल का, डिटेल में बात कर लेता हूँ। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ में, यूकैरियोटिक सेल की क्या स्ट्रक्चर होगी डिटेल में बात कर लेते हैं बच्चों। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों की क्या स्ट्रक्चर है, उनके क्या क्या फंक्शन हैं, क्या क्या उनके कंपोनेंट है, डिटेल में बात कर लेते हैं।
तो बच्चों मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर ली। क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, मैं यूकैरियोटिक सेल की पूरी स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर लेता हूँ, और कौन कौन से कंपोनेंट हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ। तो बच्चों दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि बीच में एक राउंड शेप स्ट्रक्चर है जिसे आप न्यूक्लियस के नाम से जानते हो, और उसी न्यूक्लियस के अंदर में है ना कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं जिसे आप क्रोमोसोम के नाम से। तो बच्चों न्यूक्लियस आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और उस जेनेटिक मटेरियल को आप क्रोमोसोम के नाम से जानते हो। क्रोमोसोम किस तरह की स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप देख रहे हो, हाईली कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट कॉल्ड एज द क्रोमोसोम। मतलब हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होती है जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका काम क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करना। तो ये जेनेटिक मटेरियल बोले तो क्रोमोसोम आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर में एक और स्ट्रक्चर होती है, ये राउंड शेप स्ट्रक्चर, जिसे आप न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं बच्चों। ये राउंड शेप स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है और न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है। इसका क्या रोल है बच्चों, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के सिंथेसिस में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ये मैंने बात कर ली न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस की। उसी के साथ आप देख रहे हो इस तरह की मेम्ब्रेन लाइक है ना फ्लैटेंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हो। तो ये दो तरह की होती है, एक तो ऐसी बच्चों जिसपे आपका राइबोसोम प्रेजेंट है, आप देख रहे हो राइबोसोम। एक ऐसी है जिसपे आपका राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये आप इधर देखो, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इधर भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है उसे RER बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें नहीं होता है राइबोसोम उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि ये वाला। तो पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बच्चों बात कर लेता हूं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है बच्चों, जो राइबोसोम कंटेनिंग होती है, कॉल्ड एज द RER, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी काम करती है बच्चों। और दूसरा बच्चों इसका क्या फंक्शन, क्या रोल है, रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस में अहम रोल प्ले करती है, और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, बहुत लंबी चेन प्रोटीन की होती है उसको फोल्ड अप करने का काम करती है। उसके बाद केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में भी इसका अहम रोल देखा जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैंने यहाँ पे बात कर ली बच्चों। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फोल्डिंग का भी काम करता है, और केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का भी काम करता है। उसके ये बात कर ली। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि ये है, यानी कि द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंटेन द राइबोसोम, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसमें है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का रेटिकुलम का, लिपिड बायोसिंथेसिस और कैल्शियम रेगुलेशन में इसका बड़ा अहम फंक्शन देखा जाता है बच्चों। तो ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बच्चों बात कर ली। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी स्ट्रक्चर आपके पेरोक्सिसोम है, और पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जो आपका C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन में इसका अहम रोल है। और उसी के साथ साथ ये जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है उसको डिग्रेडेशन का काम करती है बच्चों। तो इसमें एक एंजाइम होता है कैटालेज जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिमूवल का काम करता है, डिग्रेडेशन का काम करता है। पेरोक्सिसोम की मैंने बात कर ली। उसके बाद एक बड़ी सी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका वैक्यूल होता है। वैक्यूल आपकी लार्ज स्ट्रक्चर होती है जो सिर्फ आपकी यूकैरियोटिक सेल में भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है ओनली, याद रखना ये एनिमल सेल में नहीं होती। वैक्यूल आपकी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, इससे प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और इसका क्या काम है, इसका काम है वाटर को स्टोर करके रखना, और जो भी न्यूट्रिएंट्स है वाटर है वो इसमें स्टोर हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है ये प्रोवाइड करा देता है सेल को। तो ये आपका वैक्यूल की मैंने यहाँ पे बात कर ली बच्चों। उसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आपका राइबोसोम है, और ये ग्लोबुलर राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि यूकैरियोटिक में 80S के नाम से प्रेजेंट होती है, और 70S आपकी प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। अभी मैं प्रोकैरियोटिक की स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको। तो 80S आपकी यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है बच्चों, और ये आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट आपकी 60S सब यूनिट होती है,
और स्मॉल आपकी 40s सब यूनिट होती है। यानी कि 80s सब यूनिट आपकी राइबोसोम की यूकेरियोटिक स्ट्रक्चर में यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। वो 80s आपका है ना 60s और 40s में डिवाइड होता है। 60s लार्ज सब यूनिट कहलाता है, 40s आपका स्मॉल सब यूनिट कहलाता है। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम? बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, मेजर फंक्शन है बच्चों। याद रखना, प्रोटीन का सबसे सबसे अहम, प्रोटीन सिंथेसिस का सबसे अहम फंक्शन राइबोसोम। राइबोसोम प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। समझ लेना, ये मैंने राइबोसोम की बच्चों बात कर ली। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है जो कि आपका यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होती है। क्या फंक्शन है इसका? सिंथेसिस ऑफ एटीपी यहाँ पे अकर्ड होता है बच्चों। याद रखना, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, रेस्पिरेशन का एक स्टेप होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है। वो एटीपी का सिंथेसिस आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है बच्चों। आप समझ लीजिए, वो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्या क्वेश्चन? यूकेरियोटिक में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है। प्रोकैरियोटिक की अभी बात करूंगा बाद में, उसमें मीसोसोम के थ्रू होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एटीपी का सिंथेसिस आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने बात कर ली। उसके बाद मैं क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेता हूं। ये आप इस तरह की स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इसका भी काम एटीपी सिंथेसिस करना। लेकिन बच्चों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एटीपी का सिंथेसिस ये करता है, एटीपी का सिंथेसिस ये करता है, लेकिन इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। मतलब किसी का ऑक्सीडेशन के थ्रू एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, और इसमें एटीपी का सिंथेसिस आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। यानी कि फोटोसिंथेसिस में इसका बड़ा अहम रोल है क्लोरोप्लास्ट का। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, वो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लोरोप्लास्ट में अकर्ड होता है, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में अकर्ड होता है। वो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने बात कर ली क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की। एक स्ट्रक्चर फ्लैट एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसे आप गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हो, और इसका काम क्या है? पॉलीसेकेराइड को सिक्रेट करना, और इसका काम ये भी है, जो भी आपके मेटाबोलाइट होते हैं सेल के, उनको जो है ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है, पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करके रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये बच्चों मैंने पूरी सेल की स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट और उनके फंक्शन की यहाँ पे डिटेल में बात कर ली है बच्चों। इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट अगर लगता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, हमने पूरा सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूकेरियोटिक का यहाँ पे बात कर लिया। ये है आपका यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की मैं अभी बात करूंगा। यूकैरियोटिक में आपको कोई भी डाउट है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों। बच्चों C2 साइकिल एक तरह का साइकिल होता है जो आपका डार्क रिएक्शन में अकर्ड होता है, जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। और उसमें क्या होता है, रूबिस्को एक एंजाइम होता है जो आपका आरयूबीपी का ऑक्सीडेशन करके ग्लाइकोलेट रिलीज करता है। तो C2 साइकिल में आपको प्लांट फिजियोलॉजी में अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, C2 साइकिल पूरा प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल में। वो C2 साइकिल आपका परोक्सिसोम और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अकर्ड होता है बच्चों। इन तीनों ऑर्गेनिल में अकर्ड होता है C2 साइकिल। मैं वहां पर डिटेल में बताऊंगा अभी प्लांट फिजियोलॉजी जब आपको पढ़ाऊंगा बच्चों।
हम बच्चों SER बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बोले तो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मतलब द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंटेन राइबोसोम। ये आपका राइबोसोम अगर प्रेजेंट है यहाँ पे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है बच्चों। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है अगर राइबोसोम प्रेजेंट है मैम इस मेम्ब्रेन पे। और अगर ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो SER बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और इसका काम क्या है, लिपिड बायोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूट करना और कैल्शियम को रेगुलेट करना। बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी आफ्टर द ऑक्सीडेशन, एटीपी का सिंथेसिस होना, ये मैंने बताया आपको। ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, है ना, आफ्टर द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और NADP। मतलब फॉस्फोराइलेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब किसी के ऑक्सीडेशन से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। अभी मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, प्लांट फिजियोलॉजी जब आएगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो बच्चों उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा आप लोगों की। ठीक है, बाकी हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। अभी हमारा प्रोकैरियोटिक सेल पूरा बचा हुआ है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको जो भी डाउट है आप अभी भी पूछ सकते हो, कल को भी पूछ सकते हो अगली क्लास में। लेकिन बच्चों आप लोगों को डाउट क्लियर होना है, आप लोगों को समझना है कि हाँ जो राजा सर ने पढ़ाया, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसी ना रहे जिसमें कोई भी हमारा डाउटफुल रहे। ठीक है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सिलेबस कवर अप करते चलना है, हाथ के हाथ सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सारे डाउट क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। कल हमारी इसी टाइम क्लास होगी, है ना। जो भी बच्चे हमारे डेमो क्लास में हैं वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, ताकि जो है उनका कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है, जो हमारी डेमो क्लास है ये हमारी रेगुलर क्लास में ही कन्वर्ट है, बिल्कुल इसी ये रेगुलर ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।